मल्टीवर्स का ऐसा पॉकेट यूनिवर्स जहाँ के टाउन में सिर्फ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स रहते हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले हर इंसान की अपनी अलग परेशानियां हैं। इन्हीं दुखों से निपटने के लिए वो अलग अलग डिवाइसेस तैयार करते हैं, जिससे कोई टाइम ट्रेवल कर सकता है, कोई अपनी आत्मा दूसरे शरीर से बदल सकता है और कोई सीधा टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। वैसे ये टाउन सच में काफी ज्यादा एडवांस था, जहाँ सिर्फ एक ही उसूल चलता है, पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई बेहतर है तो टाउन की सबसे बड़ी कंपनी द लूप में नौकरी मिलना तय था, जहाँ पर साइंटिस्ट आए दिन नए और हैरत अंगेज एक्सपेरिमेंट्स अंजाम देते रहते। और वह एक्सपेरिमेंट इतने ज्यादा हो चुके थे कि कभी कभार तो कंपनी के पुराने बेहतरीन इन्वेंशंस को भी कबाड़ समझकर शहर में इधर उधर फेंक दिया जाता। खैर, इसी दौरान लोरेट नाम की एक लड़की अपना स्कूल टेस्ट खत्म करके घर वापस लौटती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि उसकी माँ अल्मा किसी आदमी के साथ बहसबाजी में उलझ रही थी। असल में अल्मा द लूप की एक काबिल साइंटिस्ट थी, लेकिन कुछ वक्त पहले उसने वहाँ से डार्क कोर नाम का एक खतरनाक एलिमेंट चुरा लिया था। पर उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो अपनी थ्योरी को सच साबित कर सके। मगर वो आदमी उसे हिदायत देता है कि डार्क कोर काफी खतरनाक है और इससे एल्मा और लोरेट दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए वो एल्मा को अगले दिन तक इसे वापस करने की चेतावनी देकर वहाँ से निकल गया। इसी बीच एल्मा अपने बेसमेंट में टाइम ट्रेवल पर काम शुरू करती है। उसे इस बात का भरोसा था कि डार्क कोर में ब्लैक होल की एनर्जी मौजूद है, जिसकी मदद से वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहती थी। अपने काम में वो इस कदर खोई रहती कि लोरेट को अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते और एल्मा उसके लिए वक्त नहीं निकाल पाती। पर लोरेट अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करती थी। उसके जहन में अल्मा के करीब आने का बस एक ही रास्ता था कि वो बड़ी होकर द लूप में एक बेहतरीन साइंटिस्ट बने और अपनी माँ के प्रोजेक्ट में उसका हाथ बटाए। एल्मा को लोरेट की ये सोच काफी पसंद आई। दोनों ने खाना खाते वक्त थोड़ी देर बात की, पर तभी अल्मा दोबारा अपने काम में लग गई। आगे जब रात के वक्त लोरेट गाना चलाकर अपने कमरे में डांस कर रही थी, तभी अचानक पूरे घर की बिजली गुल हो गई। उसे नीचे से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी थी और जब वो नीचे पहुंचती है तो खुलासा होता है कि एल्मा के एक्सपेरिमेंट के दौरान डार्क कोर से अचानक बेहिसाब एनर्जी निकलने लगी थी, जिससे वहां मौजूद खिड़की का कांच भी चकनाचूर हो गया था। तब लोरेट ये मंजर देखकर बुरी तरह डर जाती है और तेजी से अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, जहां से वो सुबह तक भी बाहर नहीं आ पाई। वहां सोते समय उसे सपने में वही खौफनाक डार्क कोर नजर आता है और अब अगली सुबह आंख खुलते ही वो सबसे पहले अपने लिए नाश्ता तैयार करती है और बाद में एल्मा के कमरे के बाहर चाय का थर्मस रखकर तुरंत कचरे के डब्बे को घसीटते हुए अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। और स्कूल पहुंचकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब उसे पता चलता है कि कल वाले टेस्ट में उसने बेहतरीन मार्क्स हासिल किए हैं। अब टाउन का असूल था कि जो भी बच्चा अच्छे नंबर लाएगा वो अपनी मार्कशीट दिखाकर द लूप का टूर कर सकता है। इसीलिए लोरेट खुश होते हुए अपनी माँ से मिलने सीधा द लूप कंपनी की तरफ बढ़ने लगती है। मगर वहाँ पहुंचते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे पता चलता है कि अल्मा आज काम पर ही नहीं आई थी। ये वाकई काफी अजीब बात थी। इसलिए लोरेट थोड़ी परेशान होते हुए वापस अपने घर लौटती है, लेकिन घर के करीब पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक उसका पूरा का पूरा घर वहां से गायब हो चुका था। घर के प्लॉट के बीचों बीच सिर्फ डार्क कोर का वही हिस्सा पड़ा हुआ था, जिसे उसकी माँ द लूप से चुरा कर लाई थी। तब लोरेट डरते हुए उस हिस्से को उठाती है और अपनी माँ की तलाश शुरू कर देती है। तभी उसे थोड़ी दूर पर अपनी ही उम्र का एक लड़का कोल दिखाई देता है, जो द लूप के एक पुराने कबाड़ रोबोट पर बर्फ फेंक रहा था। लोरेट उससे बात करते हुए अपनी माँ और अपने बारे में सब कुछ बताती है, जो सुनकर कोल तुरंत उसे अपनी माँ के पास ले जाने लगता है। वैसे तो वो अल्मा के बारे में कुछ नहीं जानता था, पर क्योंकि उसकी माँ भी द लूप में एक साइंटिस्ट थी, तो कहीं ना कहीं शायद वो लोरेट की मदद कर सकती थी। हालांकि वो भी अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी रहती थी कि कोल और उसके बड़े भाई जैकब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। इसीलिए कोल बस अपना गुस्सा निकालने के लिए उस पुराने रोबोट पर बर्फ फेंक रहा था। खैर, अब जब कोल लोरेट को लेकर अपनी माँ से मिलवाने पहुंचता है तो उस समय भी उसकी माँ काम में इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि वो कोल को डांटती है और बिना कोई बात सुने वहां से भगा देती है। इसी दौरान लोरेट घर में कोल के पिता जॉर्ज को भी नोटिस करती है, जिनका एक बायोनिक हाथ था, जो खुद भी अपने पास्ट के किसी सदमे की वजह से जैकब और कोल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। शायद यही वजह थी कि कोल का आज तक सिर्फ एक ही दोस्त बना था, उसका बड़ा भाई जैकब। अब जब कोल और लोरेट जैकब के पास पहुंचते हैं तो वो उस वक्त सुपरनोवा और ब्लैक होल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहा था। जब वो ये बातें लोरेट को समझाता है तो लोरेट को इस बात का एहसास होता है कि उस डार्क कोर में असल में ब्लैक होल की ही एनर्जी मौजूद है। इसी वजह से उसका घर और उसकी माँ अल्मा दोनों उसमें समा गए होंगे। ये देखकर वो कोल को वो डार्क कोर दिखाती है, जो अचानक
हवा में तैरने लग गया था। ये मंजर देखकर कोल खुद भी पूरी तरह शॉक रह गया। वैसे तो लोरेट को अब सब कुछ समझ आ चुका था, लेकिन अपनी माँ के चले जाने के दुख में वो इस सच को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए वो अब भी कोल के साथ एल्मा की तलाश जारी रखती है और सीधा द लूप कंपनी के बाहर पहुंच जाती है। वहाँ उनकी मुलाकात गेडिस नाम के एक गाइड से हुई। जब वो उससे एल्मा के बारे में पूछते हैं तो गेडिस पहले तो हैरान होते हुए सारे पुराने रिकॉर्ड्स चेक करता है, लेकिन बाद में वो बताता है कि एल्मा नाम की कोई भी औरत आज तक द लूप में काम ही नहीं करती थी। ये बात सुनकर तो कोल और लोरेट के दिमाग के तोते उड़ जाते हैं, और फिलहाल के लिए वो दोनों वहाँ से मायूस होकर निकल गए। तब गेडिस तुरंत इस बारे में कोल की माँ को कॉल करके बताता है। एल्मा का नाम सुनते ही कोल की माँ भी पूरी तरह दंग रह जाती है। वो नाम सुनते ही कोल की माँ की परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि वो वहीं फर्श पर बैठकर सोच में डूब जाती है। मगर क्यों? अब ये बात भी पूरी तरह साफ होती, पर हाँ, असल में उनके पास्ट में भी कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिस वजह से वो बस एल्मा की तरह अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने की कोशिश में लगी रहती थी। इसी बीच कोल और लोरेट अपनी अपनी माँ के बारे में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों की ही माँ उन्हें वक्त नहीं देती थी, इसलिए दोनों का दिल काफी भारी हो जाता है। तब लोरेट कोल को गले लगाते हुए फैसला करती है कि जब वो बड़ी होगी और उसके अपने बच्चे होंगे तो वो किसी भी हाल में उनका साथ नहीं छोड़ेगी और उनका पूरा ख्याल रखेगी। खैर, लोरेट का मूड थोड़ा बदलने के लिए कोल उसे वापस अपने घर ले जाता है। वहाँ इस वक्त कोल की माँ घर पर मौजूद नहीं थी, इसलिए लोरेट उनका सामान देखने के लिए कमरे में चली जाती है। पर तभी एक पुराना बॉक्स खोलते ही लोरेट के होश उड़ गए। उस डब्बे में कोल की माँ के पुराने डॉक्यूमेंट्स के साथ एक पुराना टेस्ट पेपर रखा हुआ था। ये वही पेपर था जो लोरेट को आज सुबह स्कूल से मिला था। सच्चाई कंफर्म करने के लिए वो तुरंत कोल से उसकी माँ का नाम पूछती है और खुलासा होता है कि कोल की माँ का नाम भी लोरेट ही था। ये सुनकर लोरेट के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे अब समझ आ चुका था कि वो अपनी असली टाइमलाइन में नहीं है। उस डार्क कोर को छूने की वजह से वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ चुकी थी और कोल असल में उसका अपना बेटा है। अब क्योंकि दोनों लोरेट एक ही थी, इसलिए छोटी लोरेट को ये समझने में देर नहीं लगी कि बड़ी लोरेट उसे कहाँ मिलेगी। वो बिना वक्त गवाए तुरंत उससे मिलने के लिए निकल गई। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले तो वो बड़ी लोरेट को देखकर उसकी नाक टच करती है और बड़ी लोरेट भी ऐसा ही कर रही थी। दरअसल दोनों की नाक पर एक ही जगह नसीब से सेम नोज ब्रिज मौजूद था, जिससे ये पूरी तरह कंफर्म हो गया कि वो दोनों असल में एक ही शख्स है। फिर जब छोटी लोरेट बड़ी लोरेट से एल्मा के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि उस दिन गायब होने के बाद एल्मा कभी वापस नहीं लौटी। इसी वजह से बड़ी होकर लोरेट ने भी उसके ही एक्सपेरिमेंट्स पर काम शुरू किया ताकि वो किसी तरह पास्ट बदलकर एल्मा को बचा सके। बड़ी लोरेट की ये दर्द भरी दास्तान सुनने के बाद छोटी लोरेट समझ जाती है कि अब एल्मा को वापस लाना मुमकिन नहीं है। वो थोड़ी देर सोचती है और फिर बड़ी लोरेट को समझाती है कि अब उसे अपने पास्ट को बोलकर अपनी प्रेजेंट लाइफ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके दोनों बेटे जैकब और कोल की जिंदगी भी बिल्कुल उसकी तरह बिना माँ बाप के गुजर जाएगी। बड़ी लोरेट को तब अपनी गलती का एहसास होता है। हालांकि हैरानी की बात ये थी कि बचपन में उसे भी किसी बड़ी लोरेट ने यही सब समझाया था, मगर जब वो अपनी टाइमलाइन में वापस गई और सुबह सोकर उठी तो उसे लगा कि ये सब सिर्फ एक सपना था। बड़ी लोरेट इस बात के लिए छोटी लोरेट को वार्न करती है और साथ ही बताती है कि वापस जाने के बाद वो पढ़ लिख कर एक काबिल साइंटिस्ट बने और उसे द लूप के मालिक गस के बेटे जॉर्ज से मोहब्बत हो गई। उन दोनों ने शादी कर ली और फिर उनकी जिंदगी में जैकब और कोल आए। ये सारी बातें सुनकर छोटी लोरेट को काफी सुकून मिलता है, लेकिन अब उसके वापस जाने का वक्त आ चुका था। इसीलिए बड़ी लोरेट उसे अपने साथ द लूप के सेंटर में ले जाती है, जहां बहुत सारे डार्क कोर्स की मदद से एक स्फेयर बनाया गया था। उस स्फेयर का एक आखिरी हिस्सा छोटी लोरेट के पास था, जिसे वहां लगाते ही वो स्फेयर पूरा हो गया। उसे टच करते ही छोटी लोरेट वापस अपने टाइमलाइन में पहुंच जाती है। उसके जाने के बाद बड़ी लोरेट काफी इमोशनल हो गई और घर पहुंचते ही सबसे पहले कोल को गले से लगा लिया, जिससे कोल को भी बेहद खुशी मिली। लोरेट ने अब अपनी फैमिली पर पूरी तरह ध्यान देना शुरू कर दिया था और उसकी ख्वाहिश थी कि जैकब भी द लूप में एक साइंटिस्ट बने, लेकिन जैकब का दिल तो स्केचिंग में बसता था और वो एक आर्टिस्ट बनने का ख्वाब देखता। हालांकि उसके काफी समझाने के बावजूद लोरेट और जॉर्ज उसे साइंटिस्ट बनने के लिए फोर्स करते रहते, जिस वजह से जैकब काफी परेशान रहने लगा। वो वैसे भी काफी इंट्रोवर्ट था और स्कूल में भी बस डैनी नाम का उसका एक ही दोस्त था। इसी बीच जैकब को अपनी क्लास की मिया नाम की एक लड़की बेहद पसंद आने लगी, मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मिया के पास जाकर अपने प्यार का इजहार कर सके। वहीं डैनी उससे बिल्कुल उलट था। बेशक वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था,
था, पर अपने एक्सट्रोवर्ट नेचर की वजह से क्लास की काफी लड़कियां उसे पसंद करती थी। खैर एक दिन गिटार प्रैक्टिस के दौरान जब जैकब और डैनी बातें कर रहे होते हैं, तब जैकब को पता चलता है कि डैनी को द लूप में जॉब मिल गई है और वो जल्द ही ज्वाइन करने वाला है। ये सुनकर जैकब ऊपर से तो डैनी के लिए खुश था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में जलन पैदा हो गई थी। इसी ने वो घर लौटकर मिया की ड्राइंग बनाने में जुट गया। तभी कॉल ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर फ्रस्ट्रेशन की वजह से जैकब ने उसे सही से जवाब नहीं दिया। अगली सुबह जब डैनी एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए एक दीवार को पेंट कर रहा था, तब जैकब उसके पास आता है। डैनी को जब उसके खराब मूड का पता चला तो वो उसका दिमाग सही करने के लिए उसे जंगल की तरफ ले गया। वहाँ पहुंचकर दोनों इधर उधर घूमते हुए काफी इंजॉय करते हैं, जिससे जैकब की परेशानी थोड़ी कम हो गई। मगर तभी अचानक पास ही उन्हें एक पुराना रोबोट दिखाई दिया, जिसके थोड़ी दूर एक अजीब तरह का पोर्ट पड़ा हुआ था। इस मंजर को देखकर दोनों समझ गए कि द लूप वालों के लिए अब इस मशीन की कोई कीमत नहीं बची, इसलिए उन्होंने इसे कबाड़ समझकर बाहर फेंक दिया है। तभी गांजे के नशे में धुत जैकब बिना सोचे समझे उस पोर्ट के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो ये देखकर दंग रह गया कि वो डैनी की बॉडी में था और डैनी ना जाने कैसे जैकब के शरीर में चला गया था। और थोड़ी देर बाद ये खुलासा होता है कि वो पोर्ट असल में एक सोल स्वैपिंग डिवाइस है। शुरुआत में दोनों बुरी तरह डर गए और तुरंत अपनी बॉडीज वापस एक्सचेंज कर ली, लेकिन डैनी अपनी पुरानी जिंदगी से पूरी तरह बोर हो चुका था और कुछ एडवेंचरस करना चाहता था। इसलिए वो जैकब को किसी तरह कन्विंस कर लेता है कि वो बिना किसी को बताए एक दिन के लिए एक दूसरे की लाइफ जिएंगे। हालांकि पहले तो जैकब ने साफ मना कर दिया, मगर बाद में वो मान गया। इसीलिए एक बार फिर से उन्होंने अपनी बॉडी एक्सचेंज की और वापस शहर की तरफ निकल गए। रास्ते में उन्हें गस भी मिलता है, मगर उसे इन दोनों पर जरा भी शक नहीं होता और अब दोनों खुशी खुशी एक दूसरे का काम संभालने के लिए निकल गए। जैकब डैनी बनकर दीवार पेंट करने लगा और डैनी जैकब के रूप में उसके घर चला गया। इसी बीच पेंट करते वक्त जैकब के पास डैनी की गर्लफ्रेंड आती है। वो उसे डैनी समझकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जिन होने की वजह से जैकब पहले थोड़ा शर्मा गया, मगर रोमांटिक लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए वो भी उसके साथ शुरू हो जाता है। उसे ये सब करके बहुत मजा आ रहा था और डैनी की लाइफ उसे काफी बिंदास लगी, जहाँ घर वालों के ताने सुनने का डर नहीं था। इसीलिए वो खुश होकर डैनी के घर जाता है और शावर लेता है, लेकिन अगले ही पल उसे डैनी की असली मुश्किलों का एहसास होने लगा। सच तो ये था, डैनी काफी गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था। उसके घर में उसकी एक छोटी बहन थी जो ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। तब वो जैकब को डैनी समझकर उसके पास आती है और साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करती है, पर क्योंकि जैकब को ये जबान नहीं आती थी तो वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता। इसी दौरान डैनी की माँ से बात करके उसे एक कड़वा सच पता चलता है। डैनी को द लूप में कोई नौकरी नहीं मिली थी, उसने बस सबके सामने अपनी हवा बनाने के लिए ये झूठ बोला था। डैनी की माँ उसे बार बार काम करने के लिए फोर्स करती रहती ताकि घर के हालात सुधर सके, पर डैनी उनकी हर बात को अनसुना कर देता था। आगे जब जैकब डैनी के कमरे में पहुंचता है तो वहां उसे डैनी की एक पेट स्पाइडर मिलती है। उसे देखते ही जैकब की हालत खराब हो गई और वो डर के मारे तुरंत उसे उठाकर उसके पेट हाउस में बंद कर देता है, जिसके बाद रात को सोते वक्त उसे अपने घर के सपने आने लगते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो नीचे से डैनी और उसके पेरेंट्स की बहस की आवाजें सुनाई देती है। वो लोग डैनी के फ्यूचर को लेकर बेहद फिक्रमंद थे, पर डैनी को उनकी बातों से कोई मतलब नहीं था। खैर सुबह सुबह डैनी के पिता कमरे में आकर जैकब को उठाते हैं और तैयार होने के बाद अपनी पुरानी गाड़ी में उसे स्कूल छोड़ने निकल गए। दूसरी तरफ डैनी को जैकब की लाइफ में बेहद सुकून मिल रहा था और वो उसकी आलीशान लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। इसलिए वो जैकब से एक दिन और इसी तरह रहने की गुजारिश करता है, जिस पर ना चाहते हुए भी जैकब राजी हो गया। लेकिन आज जब जैकब वापस डैनी का काम करने गया तब उसने देखा कि डैनी जैकब की बॉडी में होकर मिया को किस कर रहा था। ये मंजर देखते ही जैकब का खून खोल उठा। इसी गुस्से में वो थोड़ी देर बाद डैनी से मिलने अपने असली घर पहुंच गया। वहाँ जॉर्ज से मिलते वक्त उसके मुंह से पापा निकलने ही वाला था, पर जैसे तैसे वो खुद को संभाल कर ऊपर डैनी के पास गया और उसे तुरंत सोल स्वैप करने को कहा। लेकिन डैनी ने इससे साफ मना कर दिया, क्योंकि जैकब की लाइफ हर तरह की फैसिलिटीज से भरी थी। वो गस की मदद से द लूप में आसानी से नौकरी भी पा सकता था, जिसके बाद डैनी को अब छोटी मोटी नौकरियां करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपनी बाकी जिंदगी बड़े सुकून से गुजार सकता था। डैनी की ये लालच भरी बातें सुनकर जैकब गुस्से में आग बबूला हो गया और उस पर हमला कर दिया। मगर ठीक उस वक्त वहाँ जॉर्ज की एंट्री होती है, क्योंकि जॉर्ज को सोल स्वैपिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए उसे लगा कि डैनी उसके बेटे जैकब को मार रहा है। यही सोचकर जॉर्ज ने गुस्से में डैनी के शरीर में मौजूद जैकब को घर से बाहर निकाल दिया, जिससे बेचारे जैकब को बेहद दुख हुआ। अब जैकब को ऐसा महसूस होने लगा कि अगर वो दोबारा उस सोल स्वैपिंग डिवाइस का इस्तेमाल करेगा तो शायद उसकी रूह वापस अपने जिस्म में चली जाएगी। इसी उम्मीद में वो जंगल में पड़े उस खराब पड़े रोबोट को तलाश करता है और थोड़ी दूर मौजूद उस पोर्ट के अंदर चला गया।
मगर अफसोस उसकी सोच के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ और वो वहीं फंस गया। रात के वक्त जब डैनी जैकब के कमरे में बैठकर पढ़ाई का नाटक कर रहा था, तब जॉर्ज ने उसे आकर बताया कि डैनी गांव से गायब हो गया है। शुरुआत में तो जैकब के शरीर में मौजूद डैनी ने इस बात को पूरी तरह इग्नोर किया, मगर तभी उसकी नजर जैकब की ड्राइंग पर पड़ी जहां मिया का खूबसूरत स्केच बना था। उसे देखकर डैनी को एहसास हुआ कि जैकब वाकई मिया से कितनी मोहब्बत करता था। अगले दिन स्कूल में डैनी ने सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैकब को वहां ना पाकर उसे काफी अजीब लगने लगा। और जब मिया उससे मिलने आई तो डैनी ने जैकब का बनाया हुआ स्केच उसे तोहफे में दे दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ड्राइंग पर लिखे जैकब के नाम पर पड़ी, उसे अपने दोस्त की बहुत याद आने लगी। पछतावे में बढ़ता हुआ वो तुरंत उस पोर्ट के पास भागा, जहाँ इस बार वो रोबोट मौजूद नहीं था। हालांकि डैनी की असली बॉडी उस पोर्ट में बेहोश पड़ी हुई थी। ये खौफनाक मंजर देखकर डैनी बुरी तरह घबरा गया और बिना वक्त गवाए अपनी बॉडी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल पहुंचकर उसे पता चला कि डैनी की बॉडी पूरी तरह कोमा में जा चुकी है, जिससे डैनी के पेरेंट्स बुरी तरह टूट चुके थे और अपने बेटे के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। जैकब के शरीर में होने की वजह से डैनी उन्हें ये बताने से डर रहा था कि असल में वही उनका बेटा है, जिस वजह से उसका दिल बैठ गया। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो डैनी की गर्लफ्रेंड उसे गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि कोई उससे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता था और ऐसा सच्चा प्यार उसे कहीं और नसीब नहीं होगा। बेचैन होकर वो तुरंत दोबारा उस पोर्ट के पास भागता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। द लूप कंपनी ने अपने इंजीनियर्स भेजकर उस मशीन को पूरी तरह तहस नहस करवा दिया था। ये देखकर डैनी के तो होश उड़ गए। वो सबसे पहले अपने असली घर जाकर अपनी बहन से मिलता है, जो अपने भाई के लिए काफी परेशान थी। तब डैनी जैकब की बॉडी में होने के बावजूद उसे साइन लैंग्वेज में समझाता है कि वो हमेशा उसके पास रहेगा, और उसके बाद वो बाथरूम में मुंह धोते हुए ये कबूल करता है कि किसी की जिंदगी चुरा कर वो कभी सुकून से नहीं जी पाएगा। फिलहाल रात के वक्त जब वो जैकब के घर लौटा तो लॉरेट और जॉर्ज उसे वही पुरानी नसीहत देते हुए कहते हैं कि उसे द लूप में काम करना चाहिए। डैनी उनकी बात मान तो गया, पर उसका ज़मीर उसे बार बार कोस रहा था। तभी अचानक उसे बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती है, और जब वो नीचे जाकर देखता है तो वहाँ वही खराब रोबोट खड़ा था जो उस पोर्ट के पास पड़ा रहता था। उसे देखकर अचानक डैनी को सारी हकीकत समझ आ गई। सोल स्वैपिंग के लिए उस पोर्ट के पास होना जरूरी था, और जिस वक्त जैकब गुस्से में डैनी की बॉडी लेकर उस पोर्ट में घुसा, वहाँ सिर्फ वो रोबोट मौजूद था। नतीजा ये निकला कि जैकब की रूह अब उस रोबोट के अंदर स्वैप हो चुकी थी, यानी कि उस रोबोट के अंदर जा चुकी थी, और वो हमेशा के लिए एक लोहे के शरीर में कैद होकर रह गया था। तब रोबोट के शरीर में कैद जैकब मायूस होकर वहां से निकल गया और डैनी उसे देखता रह गया। वहीं दूसरी तरफ जैकब यानी डैनी के इस अजीब बर्ताव की वजह से कोल का दिल काफी खराब हो चुका था, इसलिए वो अपना ज्यादातर वक्त अपने ग्रैंडफादर गस के साथ बिताने लगा। एक सुबह जब गस के घर पर कोल की आंख खुलती है तो वो अपने पास रखे एक जार के अंदर कुछ पैसे नोटिस करता है, जिन्हें वो तुरंत उठा लेता है। जिसके बाद कोल अपने दादा के साथ थोड़ी देर गार्डनिंग करता है और फिर वापस अपने घर के लिए निकल गया। कोल के जाने के बाद गस अपनी वाइफ के पास जाकर उसे असल हकीकत बताता है। दरअसल कोल ने काफी सारे जुगनुओं को पकड़कर उस जार में बंद कर दिया था, लेकिन उनमें हवा के लिए छेद नहीं किए थे। इस वजह से सारे जुगनू मर गए थे। कोल को दुख ना हो इसलिए गस ने रात के अंधेरे में ही हर एक जुगनू की जगह एक एक कॉइन डाल दिया था, ताकि कोल को लगे कि ये कोई जादुई चमत्कार है। खैर जब गस अपनी कंपनी पहुंचा तो वहाँ वो अपनी वाइफ और अपने जवानी के दिनों को याद करके इमोशनल हो गया। मगर तभी अचानक डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी है और उसके पास अब जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ये खबर सुनकर गस अंदर से टूट गया, क्योंकि वो जानता था कि ये बात कोल को पूरी तरह बिखेर देगी। इस मुश्किल सच को समझाने के लिए वो कोल को अपने साथ एक बहुत बड़े स्फेयर के पास ले जाता है, जो अंदर से पूरी तरह खोखला था, और द लूप कंपनी ने इसे भी कबाड़ समझकर बाहर फेंक दिया था। असल में इस डिवाइस की मदद से ये जाना जा सकता था कि कौन कितना लंबा जिएगा। जैसे ही कोल ने उस स्फेयर के अंदर बोलना शुरू किया, उसे अपनी ही 6 तरह की आवाजें सुनाई दी। उन सारी आवाजों में अगर कोई फर्क था तो वो सिर्फ एज का था। इसका साफ मतलब था कि कोल अपनी जिंदगी को बहुत लंबे समय तक और बेहतर ढंग से जीने वाला है। मगर अब जैसे ही गस उस डिवाइस के अंदर कुछ बोलता है, वहाँ उसकी अपनी आवाज के अलावा कोई दूसरी गूंज सुनाई नहीं देती। ये खामोशी सुनकर कोल को गस का मकसद समझ आ गया और वो गुस्से में भरता हुआ अपने घर लौट आया। गस की मौत की खबर सुनते ही घर के बाकी लोग भी बुरी तरह परेशान हो गए। उन्हें लग रहा था कि गस के पास कंपनी में कोई न कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर होगी जिसकी मदद से
वो अपनी उम्र बढ़ा सके। लेकिन हकीकत ये थी कि गस के पास ऐसी कोई जादुई मशीन नहीं थी। इसीलिए वो सबसे गुजारिश करता है कि वो उसकी मौत की सच्चाई को कबूल कर ले। और मरने से पहले गस ने लोरेट को अपनी कंपनी का नया मालिक घोषित कर दिया, क्योंकि इसकी नजर में सिर्फ लोरेट ही इतनी समझदार थी जो इस जिम्मेदारी को निभा सके। पर साथ ही वो उसे एक सबक भी देता है। वो बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम को दी, जिस वजह से वो अपनी फैमिली को कभी वक्त नहीं दे पाया। और अब जब वो वक्त देना चाहता था तो काफी देर हो चुकी थी। इसीलिए वो लोरेट से अपनी फैमिली को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखने का वादा लेता है। जिसके बाद गस वापस कोल के पास जाता है और उसे अंधेरे में एक स्ट्रीट लाइट के नीचे ले गया। वहाँ वो उसे समझाता है कि बहुत ज्यादा अंधेरे में भी रोशनी हमेशा चमकती रहती है, इसीलिए उसे खुद को इस काबिल बनाना होगा कि उसके अंदर कोई नेगेटिविटी ना रहे और वो जहाँ भी जाए एक उजाले की तरह चमके। कोल को ये बात कहीं ना कहीं समझ तो आ गई थी, पर अपने दादा के लिए उसका दुख कम नहीं हो रहा था। उसी रात गस की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। वहाँ उसकी याददाश्त भी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थी, जो देखकर कोल का दिल फटने लगा। मगर जैकब को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके शरीर में तो डैनी मौजूद था। इसलिए वो बस कोल को बार बार चुप करवाने की नाकाम कोशिश करता रहा। मगर कोल के मुताबिक द लूप कंपनी में कोई न कोई रास्ता तो जरूर होगा जिसकी मदद से गस को बचाया जा सके। इसी उम्मीद में वो जैकब के साथ चोरी छुपे कंपनी के अंदर घुस गया और सीधा उसी डार्क कोर के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा, जिसने छोटी लोरेट को इस टाइमलाइन में भेजा था। लेकिन तभी बड़ी लोरेट वहां पहुंचती है और उसे समझाती है कि वो बेशक कुछ भी कर ले, पर वक्त के चक्रव्यूह को पीछे नहीं घुमा सकता। और आखिरकार कोल को गस की मौत की हकीकत को कबूल करना ही पड़ा। गस के फ्यूनरल तक कोल के अंदर एक अजीब सी मेच्योरिटी आ चुकी थी, क्योंकि ये सच है कि जब हम अपनी जिंदगी में किसी अजीज को खो देते हैं तो जिम्मेदारी और समझदारी अपने आप आ जाती है। इस हादसे के कुछ दिनों बाद कोल अपने दादा को याद करते हुए वापस उसी होलोस्फीयर के पास जाता है। जैसे ही वो उसके अंदर बोलना शुरू करता है, उसके सामने फ्यूचर के सारे विजन्स किसी फिल्म की तरह चलने लगे थे। वो देख पाता है कि वो अपनी आगे की जिंदगी किस तरह गुजारने वाला है। ये मंजर देखकर उसे सुकून मिलता है और वो समझ जाता है कि द लूप कंपनी वाकई लोगों की फैंटेसीज को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। खैर, अब कोल अपने घर लौटा और अपने पिता के पुराने सामान की छानबीन करने लगा। तब सामान को देखते हुए वहाँ उसे एक स्टन रोड मिलती है। वो भी उसका इस्तेमाल करने ही वाला था कि अचानक जॉर्ज वहाँ पहुँच गया और उसके हाथ से वो रोड छीन ली। और कोल को वहाँ से भेजने के बाद जॉर्ज उस पल के बारे में सोचने लगा जब वो इसी स्टन रोड के साथ एक बेहद खतरनाक आइलैंड पर फंस गया था। उस समय जॉर्ज के सिर्फ 2 दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने उसे बताया था कि शहर के पास मौजूद एक आइलैंड पर कोई खौफनाक मॉन्स्टर रहता है। पूरे शहर में उस मॉन्स्टर की चर्चा होती रहती थी। शुरुआत में तो जॉर्ज को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया, लेकिन एक दिन जब उसने खुद एक डिवाइस बनाकर आइलैंड से आ रहे सिग्नल्स को डिकोड किया तो उसके होश उड़ गए। उस डिवाइस से वाकई किसी मॉन्स्टर की दहशतजनक चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इस वजह से जॉर्ज और उसके दोस्तों की चाहत काफी बढ़ जाती है और वो तीनों अगले ही दिन एक बोट लेकर उस रहस्यमय आइलैंड पर पहुंच गए। और किनारे पर उतरते ही जॉर्ज वहां लगे वार्निंग साइंस को ध्यान से देख रहा था कि तभी उसके दोनों दोस्तों ने प्रैंक करने के लिए बोट स्टार्ट की और उसे वहीं अकेला छोड़कर निकल गए। ये देखकर जॉर्ज बुरी तरह घबरा गया और उन्हें बुलाने के लिए पानी में उतर गया। मगर तभी पानी में मौजूद एक समुद्री सांप ने उसके बाएं हाथ पर काट लिया था। अब जॉर्ज के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो अपनी उसी स्टन रोड को लेकर जंगल के बीचों बीच चला गया। वहाँ उसे इंसानों के रहने के निशान मिले, पर साथ ही पेड़ों पर वहाँ शायद कुछ तो बहुत ही खतरनाक भी था, जिसके पेड़ पर बने बड़े बड़े पंजों के निशान देखकर जॉर्ज की रूह कांप गई। हालांकि डर के बावजूद वो जैसे तैसे हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा, पर तभी अचानक मौसम बिगड़ने लगा और एक भयानक तूफान आ गया। जॉर्ज ने खुद को बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे पनाह ली और इसी बीच उसे उस मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाजें बिल्कुल करीब से सुनाई देने लगी। तब जॉर्ज ने सांस रोककर वहीं छिपना बेहतर समझा और उसी दौरान थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। सपने में उसे अपने कमरे में ढेर सारी चींटियां दिखाई दी, मगर जब उसकी नींद खुली तो मंजर और भी खौफनाक था। उसके जख्म पर ढेर सारी चींटियां चढ़ चुकी थी और वहां से पस निकलने लगा था। ये देखकर वो तुरंत पास में जल रही आग की तरफ लपका और एक गर्म चाकू से अपने जख्म को जला दिया ताकि इन्फेक्शन पूरे शरीर में ना फैले। लेकिन तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आदम का, जो देखने में बेहद दहशतनाक था और उसने एक हाईटेक सूट पहना हुआ था। वो मॉन्स्टर जैसे ही जॉर्ज को देखता है उस पर हमला करने के लिए लपकता है, मगर जॉर्ज ने भी हार नहीं मानी और अपनी स्टन रोड से उस पर पलटवार कर दिया। इसके बाद वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागते हुए वापस किनारे की तरफ निकल गया। लेकिन किनारे पर पहुंचते ही जैसे उसने पानी में कदम रखा वो बेहोश हो गया। पर खुशकिस्मती से उसके दोनों दोस्त तब तक वहां वापस आ चुके थे और उन्होंने जॉर्ज की जान बचा ली थी। हालांकि जख्म में इन्फेक्शन इस कदर फैल चुका था कि हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स को उसका बाएं हाथ काटना पड़ा। इस हादसे से उसकी माँ काफी हद तक टूट चुकी थी और जॉर्ज खुद भी गुस्से और
पछतावे में चल रहा था, इसलिए उसने अपने उन दोस्तों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। बाद में जॉर्ज को एक नई जिंदगी देने के लिए गस ने कंपनी की मदद से उसके लिए एक बायोनिक हाथ तैयार करवाया। वैसे तो गस अपने काम में बेहद बिजी रहता था, मगर उसे उस आइलैंड के मॉन्स्टर के बारे में कोई गहरा राज मालूम था, इसलिए उसने जॉर्ज के पास जाकर उसे एक सख्त हिदायत दी कि वो इस बारे में किसी से भी जिक्र न करे। जॉर्ज ने बात मान ली और वक्त के साथ उसकी जिंदगी नॉर्मल हो गई। वो बड़ा हुआ और उसकी शादी लॉरेट से हुई। लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी उसे अक्सर उस आइलैंड के खौफनाक सपने आते जो उसके लिए गहरा सदमा बन चुके थे। वो गस से हमेशा उस आइलैंड की हकीकत पूछना चाहता था, मगर अब गस इस दुनिया में नहीं रहा था। आखिरकार प्रेजेंट टाइम में जॉर्ज इस बारे में बात करने अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ उसे एक हैरत अंगेज सच पता चलता है। असल में उस आइलैंड पर कोई मॉन्स्टर था ही नहीं। वो जिसे मॉन्स्टर समझ रहा था वो दरअसल फर्स्ट जनरेशन का एक ह्यूमनॉइड रोबोट था, जिसे उसके पिता गस ने ही बनाया था। लेकिन उसके इंसानी जज्बात और अजीब बनावट की वजह से लोग डर गए थे, इसीलिए गस ने उसे उस आइलैंड पर छोड़ दिया। वहाँ रहकर भी वो रोबोट बिल्कुल एक इंसान की तरह रहने लगा था। उसने जॉर्ज पर हमला सिर्फ इस वजह से किया था क्योंकि उसके हाथ में हथियार था, और एक आम इंसान की तरह वो रोबोट भी उस स्टन रोड को देखकर डर गया था। ये जानकर तो जॉर्ज को काफी अजीब लगने लगा, क्योंकि बचपन से वो जिसे शैतान समझता रहा वो बस लोगों का सताया हुआ एक मशीन का टुकड़ा था। उसे अब एहसास हो गया था कि अगर वो अब किसी को ये बताएगा भी तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। खैर, अब सच्चाई जानने के बाद जॉर्ज डिसाइड करता है कि वो अपने डर को हमेशा के लिए खत्म करके रहेगा। इसीलिए वो रात के अंधेरे में ही तुरंत उस आइलैंड की तरफ निकल गया ताकि उस रोबोट से मिल सके। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि वो रोबोट अब भी वहीं मौजूद था, बस उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे और जॉर्ज के पुराने हमले की वजह से उसका बायां हाथ भी काम करना बंद कर चुका था। जैसे ही वो रोबोट जॉर्ज को देखता है वो पूरी दुश्मनी में उस पर झपटने की कोशिश करता है, मगर तभी जॉर्ज ने अपना बायोनिक हाथ नीचे गिरा दिया। ये देखकर वो रोबोट रुक गया। उसे समझ आ गया कि जॉर्ज ने भी उस हादसे में अपना हाथ खो दिया था। ह्यूमन इमोशंस की वजह से उस रोबोट को जॉर्ज के लिए काफी बुरा लगता है। इस तरह अपने ट्रॉमा से आजाद होकर जॉर्ज जब घर लौटा तो वो बेहद खुश था। लेकिन दूसरी तरफ डैनी के पिता एड अपने बेटे की हालत देखकर घुट रहे थे। उनके हिसाब से उनका असली बेटा डैनी कोमा में था, और असली डैनी जो फिलहाल जैकब की बॉडी में था अभी तक इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया था कि अपने बाप को सच बता सके। हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ते जा रहे थे, जिस वजह से एड की परेशानियां भी बढ़ती गईं। यहाँ तक कि अब उसके और उसकी वाइफ के बीच रोजाना झगड़े शुरू हो गए थे। इसके अलावा उसकी बेटी के बोल और सुन ना पाने की वजह से स्कूल में बच्चे उसे तंग करते, जिसका दोष एड खुद को देता था। उसका मानना था कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है। जब डैनी को इस बात का एहसास हुआ तो वो रोज रात को छुप छुप कर जाकर अपनी बहन से मिलने लगा, लेकिन चोरी छिपे आने जाने की वजह से एड को शक होने लगा कि उनके घर पर चोरों की नजर है। उसने पुलिस में शिकायत तो की, पर रिश्वत के पैसे ना होने की वजह से किसी ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार कुछ बड़ा सोचकर एड ने अपने बॉस से एडवांस पैसे मांगे और अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए घर में एक अजीमोशान रोबोट लेकर आया। ये रोबोट कोई आम मशीन नहीं थी, इसे एड अपनी बॉडी से सिंक करके किसी भी तरह मूव करवा सकता था। इसी रोबोट की मदद से एड ने अब रातों को जगकर अपने घर की चौकीदारी शुरू कर दी थी। एक रात डैनी चोरी छुपे उनके गैरेज में अपनी बहन के वो पुराने खिलौने रखने जाता है जो स्कूल के बच्चों ने उससे छीन लिए थे। अपने खिलौनों को देखकर उसकी बहन खुशी खुशी गैरेज की तरफ भागती है, मगर एड को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे लगा कि शायद चोर घर में घुस आए हैं, और इसी गलतफहमी में वो अपने भारी भरकम रोबोट से गैरेज के दरवाजे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। किस्मत अच्छी थी कि उसकी बेटी की जान जाते जाते बची। एड की इस खतरनाक हरकत से उसकी बीबी बुरी तरह डर गई और दोनों के बीच एक भयानक बहस छिड़ गई। हालांकि उसी वक्त घर की बिजली गुल हो जाती है और पता चलता है कि पुरानी वायरिंग बदलवाने की सख्त जरूरत है। एड की बीवी उसे मशवरा देती है कि वो उस रोबोट को बेच दे और उन पैसों से घर की वायरिंग सही करवाए, मगर एड उस रोबोट को खोने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से उसकी बीवी गुस्से में अगले ही दिन बेटी को लेकर अपने मायके चली गई। डैनी को जब ये पता चला तो उसका दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि ये सब उसकी खुदगर्जी का नतीजा है। उसके माँ बाप उस बेजान शरीर को अपना बेटा समझकर उस पर अपनी सारी जमा पूंजी लुटा रहे थे, जबकि असली डैनी तो जैकब बनकर घूम रहा था। पर अब वक्त निकल चुका था, इसीलिए डैनी इस गिल्ट के साथ घुट घुट कर जीने लगा। कुछ वक्त बाद थोड़ी मेहनत करके उसे आखिरकार द लूप में नौकरी मिल गई, लेकिन अब वो 18 साल का हो चुका था, इसलिए घर वालों ने उसे इंडिपेंडेंट बनने के लिए बाहर भेज दिया।
इस बात से कोल और भी ज्यादा अकेला पड़ गया। अभी कुछ ही वक्त पहले उसने गस को खोया था और अब उसका बड़ा भाई जैकब भी उसके पास नहीं था। हालांकि कोल अब भी डैनी को अपना भाई जैकब समझकर कॉल करता और मिलने बुलाता, मगर हर बार डैनी काम का बहाना बनाकर उसे इनकार कर देता था। इस वजह से कोल का मूड अब हमेशा खराब रहने लगा था और उसकी टीचर को ये बात समझ आ गई। कोल से पूरी बात जानने के बाद टीचर उसे एक खास बुक सजेस्ट करती है ताकि उसके अंदर हालात को समझने की मैच्योरिटी आ सके। कोल घर पहुंचकर उस किताब को पढ़ने लगता है। तभी लोरेट उसके पास आती है। लोरेट उसे समझाती है कि बच्चों के बड़े होने पर उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए घर से बाहर भेजना जरूरी होता है और इसी वजह से जैकब को भी भेजा गया था। वो कहती है कि कल को कोल को भी बाहर जाना होगा ताकि वो सीख सके कि एक परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। कोल को बात समझ आ रही थी। जब लोरेट की नजर उस बुक पर पड़ती है तो वो काफी खुश होती है क्योंकि बचपन में उसने भी वही किताब पढ़ी थी। यहाँ तक कि उसके बोरोवर कार्ड पर अब भी लोरेट का नाम दर्ज था। खैर अगले दिन कोल को फिर से अपने भाई जैकब की याद सताने लगी। वो सब्र नहीं कर पाता और सीधा डैनी के फ्लैट के बाहर पहुंचकर उसे पुकारने लगता है, जिस दौरान डैनी को मजबूरन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने का प्रोग्राम कैंसिल करके कोल से मिलना पड़ा। दोनों की बातों के दौरान डैनी आखिरकार टूट गया और सारी सच्चाई उगल देता है। ये सुनकर कोल के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे बेहद दुख हुआ और डैनी पर गुस्सा भी आया। तब डैनी माफी मांगते हुए उसे उस रोबोट की फोटो दिखाता है जिसके अंदर जैकब की रूह कैद थी। फोटो देखते ही कोल को सब समझ आ गया कि क्यों वो रोबोट अक्सर उसे दूर से निहारता रहता था। वो वाकई उसका बड़ा भाई जैकब ही था। ये राज खुलते ही कोल बिना वक्त गवाए लोरेट को बताने के लिए कंपनी भागता है, पर वहाँ पता चलता है कि लोरेट किसी काम से दूसरे शहर गई हुई है। लेकिन कोल अब एक पल का भी इंतजार नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत उस रोबोट जैकब को ढूंढने के लिए घने जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में थोड़ी ही देर भटकने के बाद कोल को आखिरकार वो रोबोट मिल गया। उसे देखते ही कोल ने बिना सोचे समझे उसे जोर से गले लगा लिया। अब जैकब को भी समझ आ चुका था कि उसके भाई को सारी हकीकत पता चल गई है। इसके बाद दोनों ने मिलकर पुरानी यादों की तरह गेम्स खेले और खूब मस्ती की। हालांकि लोहे का शरीर होने की वजह से जैकब बोल नहीं सकता था, पर वो अपने इशारों से कोल की हर बात का जवाब दे रहा था। अब कोल के जहन में बस एक ही उम्मीद थी, उसकी माँ लोरेट, जो शायद जैकब को दोबारा इंसान बना सके। इसीलिए दोनों ने जंगल के रास्ते शहर की तरफ रुख किया। रास्ते में उन्हें पूरी तरह जमी हुई नदी मिली जिसे देखकर वो दंग रह गए, पर बिना वक्त गंवाए उसे पार करके आगे निकल गए। काफी देर तक चलने के बाद भी जब शहर नजर नहीं आया तो थकान की वजह से कोल वहीं जमीन पर लेट गया। तब जैकब पूरी रात एक सच्चे पहरेदार की तरह उसकी हिफाजत करता रहा। सुबह होते ही दोनों ने दोबारा सफर शुरू किया, मगर तभी उनका सामना एक खूंखार वाइल्ड रोबोट से हो गया। उस रोबोट ने कोल को देखते ही हमला कर दिया, लेकिन जैकब अपनी मौत की परवाह किए बिना उससे भिड़ गया। अपनी मशीन वाली ताकत और इंसानी दिमाग के मेल से जैकब ने उस वाइल्ड रोबोट को धूल चटा दी। लेकिन इस लड़ाई में जैकब को गहरी चोटें आई थी। कोल ने शुरू में नोटिस नहीं किया, पर जैकब का एक पैर अब सही से काम नहीं कर पा रहा था। जब रास्ते में एक गिरा हुआ पेड़ आया तो जैकब उसे पार करने में लाचार महसूस करने लगा। जब उसने अपनी बची कुची ताकत लगाकर उसे क्रॉस करने की कोशिश की तो उसका शरीर दो हिस्सों में फट गया और इस बार वाकई जैकब की मौत हो गई। अपने भाई को इस हालत में देखकर कोल का कलेजा फट गया और वो वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब एक समझदार बच्चे की तरह कोल ने जैकब के पसंदीदा पाइन कोन्स इकट्ठा करे और उन्हें उसकी बॉडी के चारों तरफ सजा दिया ताकि वो अपने भाई को आखिरी श्रद्धांजलि दे सके। अब जब जैकब ही नहीं रहा तो शहर जाने का कोई मकसद ही नहीं बचा था, इसलिए कोल वापस अपने टाउन की तरफ लौट गया। रास्ते में उसे वही नदी मिली, पर इस बार मंजर बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। नदी का पानी अब जमने के बजाय तेजी से बह रहा था। कोल ने जब अपनी बॉल पानी में डाली तो वो आगे जाकर वापस पीछे के रास्ते से लौट आई, जैसे वो नदी किसी अजीब से लूप में फंसी हो। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब कोल ने उस नदी को क्रॉस किया, क्योंकि उसके पार जाते ही नदी का पानी दोबारा जम गया। इसका साफ मतलब था कि नदी के दोनों तरफ अलग अलग समय चल रहा था और शायद वो उस अलग अलग समय का बॉर्डर थी। खैर जब कोल चलते चलते डैनी के फ्लैट के पास पहुंचा तो वहां सब कुछ बदला बदला सा था। जब उसने डैनी को नीचे बुलाने की कोशिश की तो पता चला कि डैनी नाम का कोई शख्स वहां रहता ही नहीं। घबराहट में कोल सीधा द लूप कंपनी पहुंच गया, जहां का गार्ड भी अब बदल चुका था। तब जैसे तैसे कोल ने उनसे रिक्वेस्ट करके लोरेट को बाहर बुलवाया, पर लोरेट को देखते ही उसके होश उड़ गए। लोरेट अब पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी थी और उसने चश्मा पहना हुआ था। हकीकत में कोल को लगा कि उसे गए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है, मगर उस नदी को
पार करने की वजह से कोल के लिए वक्त रुक गया था, जबकि असली दुनिया में कई साल बीत चुके थे। लोरेट और बाकी सबको यही लगता था कि कोल हमेशा के लिए गायब हो गया है। इसी गम और गिल्ट में फंसे डैनी ने पास्ट में ही सबको सारी सच्चाई बताने का फैसला कर लिया था। इस खुलासे के बाद उन लोगों ने किसी तरह जैकब के रोबोटिक शरीर को ढूंढ निकाला और उसे आखिरी श्रद्धांजलि दी, मगर कोल को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, इसका किसी को इल्म नहीं था। और वक्त गुजरने के साथ बीमारी की वजह से कोल की दादी इस दुनिया से जा चुकी थी और उसके कुछ समय बाद जॉर्ज भी चल बसा था। ये सब सुनने के बाद कोल का दिल भर आया, क्योंकि इतने सालों तक लोरेट को बिल्कुल अकेला रहना पड़ा था और उसकी शख्सियत पूरी तरह बदल चुकी थी। हालांकि लोरेट ने अपने परिवार से जो वादा किया था, उसने मरते दम तक कहीं न कहीं उसके दिल में ये उम्मीद बरकरार थी कि एक दिन कोल वापस जरूर लौटेगा। इन बीते बरसों में लोरेट तो बूढ़ी हो गई, पर कोल आज भी उसके लिए वही पहले जैसा मासूम बच्चा था। वो बिना वक्त गंवाए उसे गले लगाती है और अपने साथ घर ले गई। थोड़ी ही देर में वहाँ एक शख्स अपनी बेटी के साथ पहुँचता है, जो खास तौर पर कोल से मिलने आया था। वो कोई और नहीं बल्कि डैनी ही था, जिसकी बेटी अब उम्र में कोल से भी बड़ी हो चुकी थी। डैनी बड़ी हिम्मत जुटाकर कोल से जैकब के बारे में सवाल करता है। तब कोल ने उसे तसल्ली दी कि जैकब ने कभी उसे किसी बात का जिम्मेदार नहीं ठहराया और डैनी वाकई उसका सबसे बेहतरीन दोस्त था। ये सुनकर डैनी को सुकून मिलता है और वो अपनी बेटी को कोल के साथ खेलने भेज देता है और दोनों बच्चे जल्दी ही एक दूसरे के दोस्त बन गए। और ये देखकर लोरेट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बेशक से डैनी से गलती हुई थी, मगर अब वो उसे सुधारने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। खैर, अब गायब होने से पहले कोल अपने टीचर से जो किताब लेकर आया था, वो उसे वापस करने स्कूल पहुंचता है। वहाँ अपनी टीचर को देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि सदियां बीतने के बाद भी उसकी टीचर बिल्कुल पहले जैसी दिख रही थी। तभी उसकी टीचर ने खुलासा किया कि असल में वो एक इंसान नहीं बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, क्योंकि उसे भी उसके दादा गस ने सेकंड जनरेशन एआई रोबोट के रूप में तैयार किया था। गस ने उसे बिल्कुल इंसानों जैसा चेहरा दिया था, ताकि लोग उसमें और किसी आम इंसान में फर्क ना समझ सके और पहले की तरह कोई भी उसकी बनावट को देखकर डर न जाए। खैर, ये जानकर एक पल के लिए तो कोल के होश उड़ गए, मगर वो जानता था कि गस ऐसी बेहतरीन एआई बनाने के लिए कितना ज्यादा बेताब था, इसलिए उसे अपने दादा की इस क्रिएशन पर काफी गर्व महसूस होता है। इसके बाद वो अपने घर लौटता है और अपनी माँ के साथ कुछ तस्वीरें खींचने लगता है। उसे अपनी दादी की समझाई हुई वो बात याद आती है कि अगर कोई लम्हा पसंद आए तो उस पल को हमेशा के लिए कैप्चर कर लेना चाहिए। बस इसी बात को जहन में रखकर वो अपना कैमरा लेकर एक बहुत बड़े टावर पर चढ़ जाता है। असल में वो टावर भी एक ऐसी डिवाइस थी जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपना फ्यूचर देख सकता था। टावर के ऊपर से कोल को अपने आने वाले कल के विजन साफ नजर आने लगते हैं। वो देखता है कि आने वाले वक्त में उसकी अपनी एक खूबसूरत फैमिली है और वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ बेहद खुशी खुशी अपने घर में दाखिल हो रहा है। ये मंजर देखकर उसे यकीन हो गया कि अगर वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगा तो फ्यूचर में वो पक्का बहुत ज्यादा खुश रहेगा। और बस यही सोचते हुए वो उन लम्हों की फोटो खींचता है और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है।